हेलो दोस्तों, मेरा नाम आवेग है और आज के इस वीडियो के अंदर हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1 दैट इज टू सम डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इस प्रॉब्लम के अंदर हमें एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है और इस फंक्शन के आर्गुमेंट में हमें एक एरे और एक टारगेट वैल्यू गिवन होगा। यार इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा मेन टास्क ये है कि हमें इस एरे के अंदर ऐसे दो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं जिनका सम टारगेट वैल्यू के इक्वल हो और फिर उन दोनों एलिमेंट्स का इंडेक्स हमें रिटर्न कराना है। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देखेंगे तो हमें एरे गिवन है 2, 7, 11, 15 और टारगेट वैल्यू गिवन है 9। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 और 7 ऐसे दो एलिमेंट्स है जिनका सम टारगेट वैल्यू के इक्वल है, इसलिए मैंने इन दोनों का जो इंडेक्स है दैट इज 0,1 इसे रिटर्न करा दिया। और यार इस प्रॉब्लम के अंदर एक चीज और गिवन है कि हर इनपुट के लिए केवल एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और साथ ही साथ आप एक एलिमेंट को एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। अब यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम एक एक करके सारे मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 1। यार मेथड नंबर 1 ब्रूट फोर्स अप्रोच पे बेस्ड है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इस एरे के जितने भी पेयर हो सकते हैं, जितने भी दो एलिमेंट के पेयर हो सकते हैं वो सारे निकाल लूंगा और फिर मैं ये चेक कराऊंगा कि कौन सा पेयर का सम 7 है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस एरे के अंदर देखेंगे तो जो पेयर है वो 3, 9 हो सकता है, 3 के साथ 5 हो सकता है, 3 के साथ 6 हो सकता है, 3 के साथ 1 हो सकता है। कहने का मतलब ये है अगर मैं इस 3 एलिमेंट पे खड़ा हूं तो उसके आगे जितने भी एलिमेंट है मैंने सबके साथ इसका पेयर बना दिया। सिमिलरली मैं 9 पे जाऊंगा, 9 से आगे जितने भी एलिमेंट है मैं उनके साथ उसका पेयर बना दूंगा। मतलब 9, 5 एक हमें एलिमेंट मिल जाएगा, 9, 6 मिल जाएगा, 9, 1 मिल जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट के आगे जितने भी एलिमेंट है उनके साथ 5 का पेयर बना दूंगा। तो यार इस तरीके से हम इस मेथड में करते जाएंगे कब तक, जब तक मुझे ऐसा पेयर ना मिल जाए जिसका सम 7। तो यार जब मैं इस एरे के पेयर निकाल रहा हूंगा तो मुझे एक पेयर मिलेगा 6,1 और 6,1 एक ऐसा पेयर है जिसका जो सम है वो टारगेट के इक्वल है, यानी कि मैं 6 और 1 दोनों का जो इंडेक्स है वो रिटर्न करा दूंगा। मतलब 6 का जो इंडेक्स है वो है मेरा 3 और 1 का इंडेक्स है 4, यानी कि 3 और 4 को मैं एक एरे के अंदर इंसर्ट करके रिटर्न करा दूंगा। तो यार इस मेथड के अंदर हम कर क्या रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक एलिमेंट पे खड़े होते हैं, फिर उसके आगे वालों के साथ हम पेयर बना देते हैं, फिर हम दूसरे एलिमेंट पे खड़े होते हैं, उसके आगे वालों के साथ पेयर बना देते हैं। मतलब अगर आप इसको लूप में देखोगे तो क्या होगा, आपके पास एक लूप होगा आई जो चलेगा 0 से लेकर n-2, मतलब लास्ट सेकेंड एलिमेंट तक चलेगा, और एक और लूप होगा जे, वो चलेगा i+1 से लेकर n-1 तक। क्यों? क्योंकि अगर आप ith इंडेक्स पे खड़े हो तो आपको i+1 से लेकर एंड तक के सबके साथ पेयर बनाना है। और आप क्या कंडीशन चेक कराओगे, आप चेक कराओगे अगर आपका a ऑफ i प्लस a ऑफ j इनका जो सम है वो टारगेट वैल्यू के इक्वल है, यानी कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उस केस में आप i और j को एक एरे के अंदर इंसर्ट कराओगे और फिर बाद में उस एरे को रिटर्न करा दोगे। तो अब अगर मैं इस मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग ऑफ n², और उसका रीजन ये है क्योंकि मैं इस मेथड के अंदर सारे पेयर निकाल रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट पे खड़ा होता हूं फिर मैं सब आगे तक ट्रेवल कर रहा हूं, अगर मैं सेकंड एलिमेंट पे खड़ा होता हूं फिर मैं दोबारा से ट्रेवर्स कर रहा हूं, थर्ड एलिमेंट पे दोबारा से उसके आगे ट्रेवर्स कर रहा हूं। तो एक तरीके से मैं नेस्टेड लूप चला रहा हूं, और जब आप इस नेस्टेड लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो वो बिग ऑफ n² ही आएगी। और अगर मैं इस मेथड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो कांस्टेंट है। उसका रीजन ये है क्योंकि इस मेथड के अंदर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं करा इसको इवेल्युएट करने के लिए, और अगर मैंने एक एरे का यूज किया भी है तो वो दो ही एलिमेंट को स्टोर करने के लिए किया है जो कि कांस्टेंट है, यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी कांस्टेंट। तो यार क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड है जिससे मैं इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और रिड्यूस कर पाऊं? तो उसका आंसर है हाँ, ऐसा मेथड भी है। तो चलो अब हम वही डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 2। यार मेथड नंबर 2 बेस्ड है हैशिंग के कॉन्सेप्ट पे, और इसके अंदर हम यूज करेंगे मैप को। जैसा कि आपको पता है कि मैप एक की वैल्यू पेयर स्टोर करने के काम आता है। इस प्रोसेस के अंदर या फिर इस मेथड के अंदर जो हमारी की होगी वो एलिमेंट होगा इस एरे का, और जो वैल्यू होगी वो इंडेक्स होगा इस एलिमेंट का इस एरे के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि हम इस मैप को यूज कैसे करेंगे। तो यार जैसा कि आपको पता है कि हमारा टास्क ये है कि हमें से दो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं जिनका सम टारगेट वैल्यू के इक्वल हो। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस एरे को इटरेट करना शुरू करा। सबसे पहले मैं आया 3 पे। अब मुझे 3 के साथ एक ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना है कि अगर मैं उसे ऐड करूं 3 में तो मुझे 7 मिल जाए या फिर टारगेट वैल्यू मिल जाए। तो पहली बात तो मुझे यह भी जानना जरूरी है कि मैं क्या ऐड करूं 3 के साथ। यार 3 के साथ मैं ऐड कर सकता हूं 7 - 3 दैट इज 4। अगर मैं 3 के साथ 4 को ऐड कर दूं तो हाँ मुझे 7 मिल जाएगा। अब मैं ये फाइंड आउट करूंगा क्या 4 इस मैप टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है, मतलब क्या इस मैप टेबल में ऐसा एलिमेंट है जो 4 हो। मतलब अगर टेबल के अंदर हमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा जिसे ith इंडेक्स के एलिमेंट के साथ ऐड करने पे टारगेट वैल्यू मिल रही हो, तो हम ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको
और ith इंडेक्स इन दोनों के पेयर को इस मैप में इंसर्ट करा देंगे। तो इस केस में मुझे 4 नहीं मिला कहीं भी, यानी कि मैं 3 जो एलिमेंट है और जो उसका इंडेक्स है 0, इन दोनों को मैंने इसके अंदर स्टोर करा दिया। अब मैं गया नेक्स्ट एलिमेंट पे, दैट इज 9। अब मैं 9 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 7 मिल जाए? कुछ नहीं यार, 9 तो 7 से बहुत बड़ा है ना। अगर 7 से वो बड़ा हुआ तो वैलिड ही नहीं है। अगर ऐसा केस आता है तो मैं इसको स्किप करके अगले एलिमेंट पे चला जाऊंगा, दैट इज 5। अब मैं 5 में ऐसा क्या ऐड करूं जिससे मुझे 7 मिल जाए? तो डेफिनेटली यार 5 में मैं अगर 2 ऐड करता हूं तो मुझे 7 मिल जाएगा। अब मैं वही 2 को इस मैप टेबल के अंदर फाइंड आउट करूंगा। अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो मैं 5 और उसका इंडेक्स इन दोनों को टेबल के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसके अंदर 2 कहीं भी नहीं है, यानी कि मैंने 5 और जो इसका इंडेक्स है 2 इन दोनों को टेबल में इंसर्ट कर। तो अब मैं गया नेक्स्ट एलिमेंट पे, दैट इज 6। अब मुझे पता है कि 6 में अगर मैं 1 को ऐड करता हूं तो मुझे टारगेट वैल्यू मिल जाएगा। अब मैंने दोबारा फाइंड आउट करा क्या कि इस मैप टेबल के अंदर कहीं 1 है? नहीं यार, इस मैप टेबल के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका वैल्यू 1 हो, यानी कि मैं 6 और उसका इंडेक्स इनको टेबल के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आ गया 6 और उसका इंडेक्स आ गया मेरा 3। फिर मैं गया नेक्स्ट एलिमेंट पे, दैट इज 1। अब मैं 1 के साथ ऐसा क्या ऐड करूं जिससे मुझे 7 मिल जाए, फिर जिससे मुझे टारगेट वैल्यू मिल जाए? तो यार जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं 1 के साथ 6 का एडिशन कराता हूं तो मुझे टारगेट वैल्यू मिल जाएगा। अब मैंने दोबारा सर्च किया, क्या इस मैप टेबल के अंदर कहीं 6 है? हाँ यार, 6 तो मुझे मिल गया। अगर मुझे 6 मिल गया यानी कि मुझे ऐसे 2 इंडेक्स या फिर ऐसे 2 एलिमेंट मिल गए जिनके ऐड करने पे टारगेट वैल्यू मिल रही। तो अगर मुझे मैप के अंदर वो एलिमेंट मिल गया तो जिस भी इंडेक्स में मैं खड़ा हूं उसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स है 4, और जो एलिमेंट है टेबल के अंदर उसका इंडेक्स क्या है? 3, क्योंकि इसको भी मैं साथ साथ स्टोर करा रहा था। यानी कि 3 और 4 मैं इस एरे के अंदर स्टोर करूंगा और फिर इसे रिटर्न करा दूंगा, क्योंकि यही मेरा आंसर है। तो अब अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं कि हम इस मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं, तो हम इस मेथड के अंदर एक मैप को मेंटेन करके चल रहे हैं। जावा के अंदर आप हैश मैप यूज कर सकते हैं और C++ के अंदर आप अनऑर्डर्ड मैप का यूज कर सकते हैं। और मैप के अंदर आप एलिमेंट और उसका इंडेक्स स्टोर कर रहे हो। फिर हम एरे में इटरेट करना शुरू करेंगे और हमें ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है जिससे ith इंडेक्स में मैं उसे ऐड करूं तो मुझे टारगेट वैल्यू मिल जाए। अगर मुझे ऐसा एलिमेंट मिल गया तो फिर मैं उन दोनों के इंडेक्स को एक एरे के अंदर इंसर्ट कराऊंगा और फिर उसे रिटर्न करा दूं। तो अब अगर मैं इस मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं इस एरे के अंदर पूरा इटरेट कर रहा हूं। अगर इस एरे के अंदर n एलिमेंट्स हुए तो उसकी वजह से बिग ऑफ n आ गया। और फिर मैं इस मैप को मेंटेन भी कर रहा हूं, मतलब बस मैं मैप में कोई चीज इंसर्ट करता हूं और फिर उसको एक्सेस करता हूं। तो अनऑर्डर्ड मैप के अंदर वैसे तो आप कांस्टेंट टाइम के अंदर इंसर्ट और उसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जब कॉलिजन ज्यादा हो जाते हैं तो उस केस में आपको बिग ऑफ n लग जाता है। लेकिन जावा के केस में ऐसा नहीं है। जावा के केस में जो हैश मैप है अगर आप उसका यूज करोगे तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी केवल बिग ऑफ n मिलेगी। तो जावा के केस में आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हो। तो अब अगर मैं इस मेथड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n, और उसका रीजन ये है क्योंकि आप इसमें एक मैप को मेंटेन करके चल रहे हो और इस मैप के अंदर वर्स्ट केस के अंदर n एलिमेंट्स आ सकते हैं, इसकी वजह से जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n है। तो अब हम एक काम करते हैं, लीड कोड प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और देखते हैं कि हम इसका कोड किस तरीके से करेंगे। तो ये है यार इस प्रॉब्लम का कोड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक आंसर नाम का एरे बनाया। इसके अंदर मेरे जो भी 2 एलिमेंट्स है जिनका सम टारगेट के इक्वल है उन दोनों के इंडेक्स को इंसर्ट कराऊंगा। फिर मैंने एक मैप बना लिया जिसके अंदर मैं एलिमेंट और उसके इंडेक्स को स्टोर कराऊंगा। यार फिर मैं इटरेट करा रहा हूँ पूरी एरे में। अब मैं हर एलिमेंट के लिए ये चेक करूंगा कि अगर ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका टारगेट के साथ जो डिफरेंस है अगर वो मेरे मैप में प्रेजेंट है, यानी कि मुझे 2 एलिमेंट मिल गए जिसका सम टारगेट के इक्वल है, अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं आंसर के अंदर दोनों एलिमेंट के इंडेक्स को इंसर्ट करा दूंगा और लास्ट में मैं रिटर्न करा दूंगा आंसर एरे को। और अगर सपोज नहीं मिलता तो फिर ith इंडेक्स पे जो भी मेरा एलिमेंट था उसे मैं मैप में इंसर्ट कराऊंगा और साथ ही साथ उसके इंडेक्स को भी स्टोर करा दूंगा। तो यार इस तरीके से मुझे 100% श्योर है कि मुझे आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था यू हैव एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, और ये हमेशा आपको मिलेगा। अगर हमेशा मिलेगा तो आंसर के अंदर हमेशा आपके पास 2 एलिमेंट्स आएंगे और लास्ट में हमने उसको रिटर्न करा दिया। तो यार मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।